नमस्ते बच्चों। कल से आगे स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ चल रहे थे हम? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की तुलना। इनकी तुलना कर रहे थे बेटा। इसके प्रभाव की बात की थी। प्रत्यक्ष कर का प्रभाव जो है, सीधी बात की थी हमने, किस पे पड़ता है कि जो व्यक्ति भरता है उसी पे इसका प्रभाव पड़ता है, दूसरे पे नहीं टाला जा सकता। और ये दूसरे पे टाला जा सकता है। ये व्यक्ति पे लगता है, कॉरपोरेशन पे लगता है, संस्था पे लगता है, निगम पे लगता है। और ये किस पे लगता है? वस्तु एवं सेवाओं पे लगता है। नेचर की बात की थी। ये प्रगतिशील नेचर के होते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी करों की दर बढ़ेगी। और ये जो है आनुपातिक, सामान्यतः आनुपातिक फॉर्म के होते हैं अप्रत्यक्ष कर। इनकी बात हमने कर ली थी। क्लियर है? अब बात करते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में मदों का वर्गीकरण कौन कौन से कर आते हैं। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। निगम कर। सीधी सी बात है कि निगम कर वस्तुओं पे नहीं लगता, सेवाओं पे नहीं लगता। इसका प्रभाव दूसरे पे नहीं डाला जा सकता। मतलब ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है। प्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवा कर, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी कहते हैं, किस पे लग रहा है? नाम से ही पता है कि वस्तु और सेवाओं पे लग रहा है। तो कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। आप देखें, आयकर कैसा टैक्स है? किस पे लगता है? व्यक्तियों पे लगता है, उनकी आय पे लगता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स है। तो ये जो है करों की बात कुछ आई। अब राजस्व की बात हम कर चुके थे। अब बात करें हम प्राप्तियों की। बात कर रहे थे हम, राजस्व प्राप्तियां हम देख चुके थे। पूंजीगत प्राप्तियों की बात करेंगे। पूंजीगत प्राप्तियां। अब जो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में अंतर है ना, उसको बहुत क्लियरली आप लोगों को देखना है। हमने कहा था कि राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो देयताएं उत्पन्न करती हैं। सॉरी, पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो देयताएं उत्पन्न करती हैं। राजस्व प्राप्तियां किसी प्रकार की देयता उत्पन्न नहीं करती और उससे किसी परिसंपत्ति की हानि भी नहीं होती। ये राजस्व प्राप्तियों में मैंने बताया था। पूंजीगत प्राप्तियां उनके बिल्कुल उलट है कि पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो देयता उत्पन्न करती हैं। देयता उत्पन्न करने का मतलब, जैसे हमने अपनी कंपनी जो है, सार्वजनिक उद्यम जो है, उसके कुछ शेयर बेच दिए, कुछ शेयर बेच दिए। अब शेयर बेचे, इसका मतलब हमारी परिसंपत्ति कम हुई है। परिसंपत्ति कम हुई है, परिसंपत्ति का हानि हुई है, लॉस हुआ है, कमी हुई है। इसका मतलब ये पूंजीगत प्राप्ति है। ये पूंजीगत प्राप्ति है। हमने कहीं से ऋण लिया, उधार लिया। उधार लिया मतलब देयता उत्पन्न हुई है। कैसी प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति है। यानी पूंजीगत प्राप्तियों का अभिप्राय उन प्राप्तियों से जो देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में गिरावट लाती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती हैं। कहने का मतलब, एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति कब होगी? जब उसकी दो शर्तें पूरी करते हैं वो। एक तो देयता अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए और दूसरी जो है उसकी परिसंपत्ति में कमी अवश्य लानी चाहिए। अब जो है पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत कौन से हैं, कौन से सोर्स हैं जो हैं कैपिटल रिसीट्स के? तो उसमें पहली बात है कि उधार। हमने उधार लिया। अब उधार क्या उत्पन्न करती है? देयता उत्पन्न करती है। उधार लिया
तो मांगनी आऊंगा नगर, वो देयता उत्पन्न हो गई। अब उधार कहां से लिए जा सकता है? जनता से लिए जा सकता है, जिसको हम कहते हैं ओपन मार्केट से, खुले बाजार से, आरबीआई से, दूसरे देशों की सरकारों से, विदेशी सरकारें, यूएसए से लिया, इंग्लैंड से लिया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे वर्ल्ड बैंक की बात करें हम, ये सारे लोन अगर हमने लिए तो ये सारे के सारी कैसी प्राप्तियां हैं? पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ऋणों की वसूली की, हमने ऋण दे रखे थे, उनकी वसूली की, ये भी पूंजीगत प्राप्ति है। उधार लें या हमने जो ऋण दे रखे थे वो लिए, ये सारे के सारे पूंजीगत प्राप्तियां। ध्यान रखें कि ब्याज की प्राप्ति जो है ना, वो पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वो ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, हम उधार पैसा नहीं ले रहे। ब्याज की प्राप्ति पूंजीगत नहीं है, बाकी ऋणों की वसूली है या उधार लेके हैं, वो पूंजीगत प्राप्ति है। अगली बात, जैसे विनिवेश किया, विनिवेश का मतलब क्या होता है? विनिवेश का मतलब यह है कि हमारे जो सार्वजनिक उद्यम है, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनके शेयर पूरी तरह से या उनका कुछ भाग बेच देना। इसका मतलब हमारी परिसंपत्ति में कमी आई है, तो वो क्या कहलाएगा? पूंजीगत प्राप्ति। और लघु बचतें जो हैं, वो भी एक तरह की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन कौन सी प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां हैं, कौन कौन सी हैं राजस्व प्राप्तियां हैं, है ना। जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिखता हूं इसमें, विश्व बैंक से ऋण, विश्व बैंक से ऋण। आप लोगों को यह क्लियर करके बताना है कि ये कौन कौन से पूंजीगत प्राप्ति है या राजस्व प्राप्ति है। निगम कर, आयकर, विश्व बैंक से अनुदान, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं उनके लाभ, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं उनकी बिक्री, उनके शेयर की बिक्री मान सकते हैं आप, जिसको हम विनिवेश भी कहते हैं। मैंने दोनों अलग अलग लिख दिए इसमें, ठीक है। भूकंप पीड़ितों के लिए विदेशों से प्राप्त सहायता, विदेशों से प्राप्त सहायता, जनता से ऋण। तो इनको आप जो है ना अपनी कॉपी में नोट करें और बताएं कि ये कौन कौन सी प्राप्तियां हैं, किस प्रकार की प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां हैं या फिर पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ये बात होगी बेटा प्राप्तियों की। और अब बात करते हैं हम जो खर्चे हैं वे, बजट वे, जिसमें दो प्रकार के वे होंगे, उसी तरह के राजस्व वे और पूंजीगत वे, ठीक है बेटा। बिल्कुल उसी तरह की परिभाषा इनकी होंगी। राजस्व व्यय क्या है और पूंजीगत व्यय क्या है। राजस्व व्यय की बात करें तो व्यय है खर्चा किया जा रहा सरकार के द्वारा बजट में, तो उससे उसमें क्या कहा था कि राजस्व में परिसंपत्तियों की हानि वगैरह की बात आ रही थी, देयताएं उत्पन्न की बात है। इसमें जो है ना देयताएं उत्पन्न कर रहे थे, इसमें देयता कम करने की बात आएगी। जैसे राजस्व व्यय खर्चा किया तो ऐसे खर्चे जो ना तो कोई परिसंपत्ति उत्पन्न करते
यानी कुछ खरीदा नहीं गया, परिसंपत्ति उत्पन्न नहीं करते हैं, और देयता भी कम नहीं करते, देयता कम नहीं करते। ऐसे जो व्यय कहलाते हैं वो राजस्व व्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? राजस्व व्यय कहलाते हैं। और अगर पूंजीगत की बात करें तो बिल्कुल इसका उल्टा, कि ये परिसंपत्ति उत्पन्न करते हैं और देयता कम करते हैं। ये राजस्व व्यय की बात आ गई और ये पूंजीगत व्यय की बात आ गई। और एक चीज उसमें भी आप देख लेना कि जो राजस्व आय है हमारी, उसमें भी और राजस्व व्यय में ये सब आवृत्ति प्रवृत्ति के होते हैं। आवृत्ति प्रवृत्ति का मतलब बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। कि जैसे आयकर है तो हर साल लगता है, कोई भी टैक्स है साल का हो गया, महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, इस आधार पे। अब जो राजस्व व्यय की बात करें हम, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनसे परिसंपत्ति उत्पन्न नहीं करते? जैसे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान है, वेतन का भुगतान है, पेंशन है, ब्याज है, प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च है, रक्षा सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। मान लीजिए सरकार हॉस्पिटल खोल रही है तो उनके ऊपर किसी प्रकार की परिसंपत्ति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और ना ही ये देयता कम कर रहे हैं। तो ये आपके राजस्व व्यय की बात आ गई। और पूंजीगत व्यय, चाहे पूंजीगत व्यय हो या पूंजीगत आय हो, ये गैर आवृत्ति प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? गैर आवृत्ति के होते हैं। तो एक जो है संक्षेप में जो है हम इसको एक टेबल बना के जो है इसको देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे ये आपके राजस्व व्यय है और ये राजस्व व्यय है। अगर हम सबसे पहले इसके अर्थ की बात करें तो ये जो है इसमें ना तो परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं, हमने जैसे कहा परिसंपत्ति बनाते हैं, ना तो परिसंपत्ति बनाते हैं और देयता कम, ये दोनों ही नहीं करते हैं। और ये इसमें दोनों में पॉजिटिव होता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है सरकारी विभागों के जो सामान्य कामकाज के खर्चे हैं, सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाएं जो हैं, जैसे नौकरी वगैरह की तनख्वाह वगैरह देना और ये विभिन्न सेवाएं, उन पे खर्चे किए जाते हैं। और इनका जो होता है संपत्ति प्राप्त करने के लिए, ऋण देने के लिए, या किसी को एडवांस देना है, अग्रिम देने के लिए, ये इनका उद्देश्य होता है। इसकी प्रकृति की बात करें तो जैसे हमने ये कहा था कि ये आवृत्ति प्रकृति के होते हैं और ये कैसे होते हैं? गैर आवृत्ति के होते हैं। इसके उदाहरण की बात करें हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वेतन, पेंशन, ब्याज, इसमें आ गया आपका उधार का पुनर्भुगतान, कोई भी संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो खर्चा किया गया है वो चीजें, वो सारे इसके अंतर्गत आ गए। तो ये आ गए राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। अब बात करते हैं बजट की वापस से एक बार के लिए कि बजट के प्रकार।
बजट के प्रकार। सामान्यतः 3 प्रकार के बजट हम देखते हैं। बजट के बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा, ये ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा, लेकिन देखा मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत कम देख रहे हैं। आप लोग, आपकी छुट्टियां हो गई, परीक्षा बहुत नजदीक है, आप इसको सीरियसली देखें। संतुलित बजट, संतुलित बजट का मतलब क्या होता है? संतुलित बजट का मतलब होता है कि ऐसा बजट जिसमें अनुमानित सरकारी प्राप्तियां, अनुमानित सरकारी प्राप्तियां, कौन सी प्राप्तियां? दोनों प्रकार की प्राप्तियां, चाहे वो राजस्व प्राप्तियां हैं या पूंजीगत प्राप्तियां हैं, वो और अनुमानित सरकारी व्यय दोनों बराबर हों, उसको कहते हैं हम संतुलित बजट। कहने का मतलब जितनी आय उतना व्यय। दूसरा होता अतिरेक बजट या अधिशेष बजट, सरप्लस बजट कहते हैं बेटा इसको। सरप्लस बजट का मतलब जिसमें आय ज्यादा हो और व्यय कम हो। आय कौन सी? दोनों प्रकार की आय। व्यय कौन से? दोनों प्रकार के व्यय। और तीसरा होता है डेफिसिट बजट, जिसको कहते हैं घाटे का बजट। क्या कहते हैं? घाटे का बजट। घाटे का बजट, जैसे घाटे का बजट वो होता है जिसमें सरकारी व्यय ज्यादा हो और सरकारी आय कम हो। जन कल्याण के लिए जब खर्चा अधिक किया जाता है तब घाटे का बजट सरकारें जो हैं वो पेश करती हैं, और ये कहा जाता है कि घाटा का बजट लोक कल्याणकारी बजट होता है। अब ये घाटे के बजट के आधार पे कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे कि घाटे के बजट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। कि घाटे का बजट होता है तो किस प्रकार का घाटा होता है? 3 प्रकार का घाटा होता है। टाइप्स ऑफ डेफिसिट की बात हम करें तो 3 प्रकार के घाटे जो हैं हम माने जाते हैं। नंबर 1 राजस्व घाटा, नंबर 2 राजकोषीय घाटा, और नंबर 3 प्राथमिक घाटा। सबसे पहली बात, हम राजस्व घाटा की बात करें, ये वाला जिसको कहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट। कैसे प्राप्त किया जाता है राजस्व घाटा? मतलब जब राजस्व आय राजस्व व्यय की तुलना में कम हो, वो क्या कहलाएगा? राजस्व घाटा। कैसे प्राप्त किया जा सकता है राजस्व घाटा? बराबर राजस्व व्यय में से क्या घटा दें? राजस्व आय घटा देंगे तो हमारा प्राप्त होगा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या प्रदर्शित करता है? कि सरकारी विभागों की सामान्य प्रणाली पर जो किए गए खर्चे हैं और विभिन्न सेवाओं के लिए जो किए गए प्रावधान को पूरा करने के लिए वो अपर्याप्त है। जैसे मैंने बताया कि राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटा दिया जाए तो वो हमारा जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं राजस्व घाटा। क्या कहते हैं बेटा? राजस्व घाटा। राजस्व घाटे के प्रभाव की बात करें तो पहला बात है ये कि प्रस्तावित बजट में सरकार जो है वो उसके आवर्ती खर्च को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरी बात ये बता रही है कि सरकार अब बचत कर रही है। अब बचत का बचत का उल्टा, अब बचत का मतलब व्यय ज्यादा कर रही है और आय उनकी कम हो रही है। अब जो है अधिक जो राजस्व घाटा है वो ये चेतावनी देता है कि या तो सरकार व्यय को कम करे, किसको कम करे? व्यय को कम करे, या फिर किसी भी तरह से राजस्व को बढ़ाए, यानी आय को बढ़ाए। राजस्व को बढ़ाए या व्यय को कम करे, ये चीजें इनकी है। अब राजस्व घाटे को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं? कैसे राजस्व घाटे को कम किया जा सकता है? तो जैसे पहली बात तो यही बता दी कि हमने व्यय को कम किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राजस्व में वृद्धि की जानी चाहिए, राजस्व को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये एक मोटी मोटी बात है हमारी। किसकी बात हो गई? राजस्व घाटा की। अब बात करते हैं हम राजकोषीय घाटे की।
दूसरा जो है हमारा राजकोषीय घाटा, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। दूसरे नंबर का राजकोषीय घाटा, जिसको कहते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा जो है वो होता है कि सरकार का जो कुल व्यय है बराबर सरकार का कुल व्यय। कुल व्यय का मतलब दोनों प्रकार का, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, वो कुल व्यय। देखिए राजस्व घाटा में हमने राजस्व व्यय की बात की थी, और इसमें किसकी बात कर रहे हैं? कुल व्यय की बात कर रहे हैं, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। उसमें से क्या घटाएंगे? उधार को छोड़कर सारी प्राप्तियां। किसको छोड़कर? उधार से जो प्राप्त कर रहे हैं ना, उनको छोड़कर बाकी जो प्राप्तियां हैं, सारी प्राप्तियां, चाहे वो राजस्व प्राप्तियां हैं या फिर पूंजीगत प्राप्तियां, वो सारी प्राप्तियां जो हैं उनको हम घटा देंगे, तो वो आपका जो प्राप्त होगा वो राजकोषीय घाटा प्राप्त होगा। दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ये आ गई आपकी राजकोषीय घाटे की बात। राजकोषीय घाटे के अगर प्रभावों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो होता है इसका डेट ट्रैप या ऋण जाल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं बेटा? ऋण जाल। ऋण जाल का मतलब सरकारें जो है राजकोषीय घाटा जब ज्यादा बढ़ता है तो ऋण जाल में फंसती हैं। ऋण किस लिए लिया जाता है? उधार की पूर्ति के लिए, और केवल कई बार जो है ना केवल मूलधन की पूर्ति के लिए नहीं, पुराना जो ऋण चल रहा है उसके ब्याज की पूर्ति के लिए और उधार लेना पड़ता है। कहने का मतलब आपका जो ये घाटा है ना, ये आपकी कुल उधार आवश्यकताओं को बताता है। उधार को छोड़कर प्राप्तियां हैं, इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट आपका हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी पूर्ति कहां से होगी? उधार से हो रही। ये आपकी उधार की आवश्यकताएं हैं। अब जो है पहला प्रभाव तो आपका ये हो गया ऋण जाल का। दूसरा जो प्रभाव है, मिटा दूं इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में लिख लीजिएगा। दूसरा इसका जो प्रभाव है वो है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, राजस्व घाटा जब होता है ना, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए मुख्यतः सरकार जो है आरबीआई से लोन लेती है। आरबीआई से क्या करती है? ऋण लेती है, और इस ऋण की पूर्ति के लिए आरबीआई क्या करता है? नई मुद्रा छापती है, नई मुद्रा जारी करती है, नई मुद्रा छापती है। लोगों के हाथ में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का दौर आ जाता है। क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन का दौर आता है। दूसरा प्रभाव मुद्रास्फीति का दबाव उत्पन्न हो जाता है, और तीसरा है विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है, और चौथा है ये अगर घाटा होगा तो देश के भावी विकास जो है उसमें भी बाधक होगा, भावी विकास में बाधक होगा। राजकोषीय घाटे के वित्तीय के स्रोत, राजकोषीय घाटे को पूरा कैसे किया जाए, कहां से? उधार लेकर। नंबर 1, घाटे की वित्त व्यवस्था, जैसे अभी मैंने बताया, या फिर नई मुद्रा छापकर, कहने का मतलब इस घाटे को पूरा करने के लिए नई करेंसी जारी करता है। ये बात आ गई आपके राजकोषीय घाटे की। अब बात करते हैं प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट जिसको हम कह रहे हैं, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा जो है उसको कैसे ज्ञात करते हैं? प्राथमिक घाटा बराबर आपका जो राजकोषीय घाटा है ना बेटा, उसमें से घटा देते हैं ब्याज का भुगतान कितना किया, ब्याज का भुगतान कितना किया। ये जो घाटा कहलाता है इसको कहते हैं प्राथमिक घाटा। तो ये आपके घाटों के प्रकार हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।